नमस्कार साथियों, मैं संग्राम पवार एजुकेन में आपका फिर से स्वागत है। और जैसे कि हम जो सीरीज़ देख रहे थे फिज़िकल ज्योग्राफी की, इसमें हम लोग जो है पेनिनसुलर प्लेट्यू या फिर प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ रहे हैं। आज इसमें जो है हम वेस्टर्न घाट्स के बारे में पढ़ेंगे, पश्चिमी घाट के बारे में पढ़ेंगे। तो पश्चिमी घाट जैसे कि मैप में भी नज़र आ रहा है, यहाँ डायग्राम भी ड्रॉ किया मैंने। पश्चिमी घाट जो है लगभग विस्तार है इसका कहाँ से, तो इसका विस्तार है तापी नदी से लेकर के आपका दक्षिण में नीलगिरी पर्वत श्रृंखला तक अनइंटरप्टेड है, कंटिन्यूअस है ना। बहुत ही क्या बोलना चाहिए, कंटिन्यूअस विस्तार है, इसका एक्सटेंशन है। इसको और क्या नाम से जाना जाता है, तो इसको सह्याद्री नाम से भी जाना जाता है, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला। ठीक, इसके अलावा हम लोग इसका एक्सटेंशन, जैसे मैंने विस्तार बता ही दिया, इसका विस्तार या एक्सटेंशन जो है कहाँ से कहाँ तक है, तो तापी से नीलगिरी तक के हैं, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला। इसका फॉर्मेशन कब हुआ है, तो फॉर्मेशन इसका हुआ है आपका पेलियोजोइक पीरियड में ही, पेलियोजोइक काल में। कैसा कि मैंने बताया, जब अफ्रीका प्लेट से ये अलग हुआ और ये पोर्शन यूरेशियन प्लेट में टकरा रहा होगा, जब ये अलग हुआ तो इसका निर्माण हुआ। इसका जो पश्चिमी भाग है, वेस्टर्न भाग है, वो टूटकर नीचे गिर गया, जिस कारण से अगर देखा जाए तो वेस्टर्न घाट्स का जो पश्चिमी भाग है, वेस्टर्न भाग है, वो काफ़ी स्टीप है। और वहीं इसका पूर्व वाला भाग जो देखें वो ढलान है। यहाँ पर ये वाला स्लोप जो इसका जो स्मूथ है, और वहीं पर अगर देखें जो पश्चिमी स्लोप है या पश्चिमी भाग है, ये काफ़ी ज़्यादा स्टीप है। तो ये हो गया इसके बारे में, पेलियोजोइक काल में इसका निर्माण हुआ है ना। इसका वेस्टर्न भाग क्या है, पश्चिमी भाग स्टीप है, ठीक है, और ईस्टर्न भाग क्या है या पूर्वी भाग स्मूथ है। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। इसके बाद और पश्चिमी घाट्स के बारे में जो जानने की बात है, इसका जो है हम पासेस यहाँ से जाते हैं, पासेस के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। पासेस या दर्रे, है ना, तो ये कंटिन्यूस है, लेकिन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं दर्रे स्थित हैं, और वो दर्रों से ही जो है आपका प्राचीन समय से जो है आपका एक ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन की सुविधाएं उपलब्ध रही हैं। तो इसमें अगर देखें क्या क्या इसमें पासेस हैं, तो 4 पासेस हैं। तो ऊपर से शुरू करते हैं हम, जो थाल घाट पास, तो यहाँ पर कहीं थाल घाट पास होगा, थाल घाट पास। ठीक, ये कहाँ पर है, तो ये मुंबई और नासिक को जोड़ता है। इसको गेटवे ऑफ मुंबई भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। इसे कहा जाता है तो गेटवे ऑफ मुंबई, गेटवे ऑफ मुंबई। ठीक है, मुंबई का गेटवे किसे कहा जाता है, तो थाल घाट बॉम्बे, ये मुंबई से नासिक को जोड़ता है। दूसरा हम देखेंगे कौन सा है, भोर घाट, भोर घाट पास या दर्रा, है ना। ये किसको जोड़ रहा है, तो भोर घाट जो है जोड़ रहा है आपका मुंबई पुणे को। ठीक है, मुंबई से पुणे को जोड़ रहा है। एक्सप्रेसवे जो बना है वो इसी से होकर जाता है, एक्सप्रेसवे है मुंबई पुणे के बीच में, वो इससे ही जाता है। तीसरा हम देखेंगे कौन सा है, तो पाल घाट गैप, पाल घाट पास या दर्रा। तो पाल घाट जो है नीचे आएंगे आप यहाँ पर, ये मैंने है कंटिन्यूस बताया नीलगिरी तक। फिर उसके बाद जब नीलगिरी के बाद जो है अन्नाई मलाई आती है, अन्नाई मलाई के बाद आती है आपकी कार्डमम हिल्स, और आखिरी में आती है नागरकोइल हिल्स। तो ये जो विभाजन है, गैप्स हैं, तो नीलगिरी के बाद अगर देखें तो अन्नाई मलाई इस तरफ, जो नीलगिरी और अन्नाई मलाई के बीच में स्थित है, नीलगिरी और अन्नाई मलाई पर्वत श्रृंखला के बीच में, उसे क्या कहा जाता है, आपका पाल घाट दर्रा। ये किसको जोड़ता है, तो कोच्चि से चेन्नई, कोच्चि कहाँ है, केरल में, और चेन्नई कहाँ है, आपका तमिलनाडु, इन दोनों के बीच में जो है ये दर्रा। उसके बाद अगर चौथे नंबर पर देखें तो सेन कोटा दर्रा या गैप जो कहा जाता है, या पास। ठीक, ये कहाँ है, तो ये आपका कार्डमम हिल्स और नागरकोइल हिल्स के बीच में स्थित है। कार्डमम पहाड़ियाँ, इलायची की पहाड़ियाँ, और नीचे नागरकोइल हिल्स, है ना, नागरकोइल्स। ये लिख देता हूँ, नीलगिरी
ये है अन्ना मलाई, उसके नीचे है आपका क्या है, कार्डमम, और उसके नीचे है नागर कॉइल। तो ये है आपका क्या, भोपाल घाट गैप, और यहाँ पर है सेनकोटा गैप। तो ये कुछ जो है इससे जो है पासेस जाते हैं। इसके अलावा जो और कुछ है इसमें जो देख सकते हैं, इसकी जो है औसत ऊंचाई कितनी है पूरी की पूरी आपकी वेस्टर्न घाट्स की एवरेज हाइट या एवरेज ऊंचाई, ये है लगभग जो है आपकी 1300 मीटर है। और लेंथ या लंबाई कितनी है, मैप में भी देख सकते हैं इसकी लंबाई कितनी है, तो ये है 1600 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, ये कुछ बेसिक जानकारियां हैं जो कि आपका पश्चिमी घाट के बारे में है। और इसके अलावा एक और जो हम लोग पहले भी करते आए हैं, ये भी क्या काम करेगा, क्लाइमेट डिवाइड या फिर जलवायु विभाजक का काम करेगा, है ना, जलवायु विभाजक। जलवायु विभाजक कैसे हो रहा है, ये आपको पता है, हमारे यहाँ आता है साउथ वेस्ट मानसून, साउथ वेस्ट मानसून। तो जब मानसून आता है, तो मानसून जब टकराता है तो इसका जो वेस्टर्न साइड है या विंडवर्ड साइड है, यहाँ पर जो है ज़्यादा वर्षा होती है, और इसके जस्ट बगल में जो पूर्वी भाग है यहाँ पर रेन शेडो एरिया होता है, यहाँ पर उतनी वर्षा नहीं होती है। तो इस तरीके से ये जलवायु विभाजक का काम करता है। और साथ में हम अगर देखें तो ये जो पूरा का पूरा आपका वेस्टर्न घाट्स है, ये हरे भरे वन भी यहाँ पाए जाते हैं, है ना। एवरग्रीन फॉरेस्ट सुने होंगे आपने, एवरग्रीन फॉरेस्ट, या फिर हिंदी में सदा बहार वन। तो ये अत्यधिक वर्षा होने के कारण जो है इस क्षेत्र में हमको सदाबहार वन मिलते हैं। तो भारत में 3 जगह जो है सदाबहार वन हमको मिलते हैं। एक हो गया कौन सा, यही आपका वेस्टर्न घाट्स वाला पोर्शन हो गया। उसके बाद हम आएंगे कहाँ पर आपका, तो यहाँ पर आता है हमारा क्या, अंडमान निकोबार। ये एवरेज हाइट वाला मिटा दे रहा हूँ। अंडमान निकोबार मैप में भी आप देखेंगे तो इस क्षेत्र में हमको कहाँ मिल रहा है, क्या मिल रहा है, सदाबहार वन। और साथ में जब हम लोग इधर आते हैं तो यहाँ पर हमारा गारो खासी जैंतिया वाला जो क्षेत्र है, मतलब नॉर्थ ईस्ट में, तो ये 3 क्षेत्रों में जो सदाबहार वन मिलते हैं। तो ये ध्यान रख लेंगे, अलग है ये। तो ये क्लाइमेट डिवाइड का भी काम कर रहा है, कौन सा, वेस्टर्न घाट्स। इसके अलावा अगर देखें तो ये और क्या काम कर रहा है, तो जल विभाजक का भी काम कर रहा है, जल विभाजक या फिर वाटर डिवाइड। वाटर डिवाइड क्यों काम कर रहा है, तो आपको जैसे पता है ना, इसका पूर्वी क्षेत्र जो है स्मूथ है और इधर जो है स्टीप है। तो स्मूथ होने के कारण इसका पूरा का पूरा, वैसे भी देखा जाए तो पूरे प्लेट्यू का जो ढाल है वो ईस्ट की तरफ है। स्लोप जो है पूरे के पूरे पेनिनसुलर प्लेट्यू का वो कहाँ है, ईस्ट या पूर्व की ओर है। तो यहाँ से उद्गम होने वाली या ओरिजिनेट होने वाली मैक्सिमम नदियाँ कहाँ बहती हैं, पूर्व की ओर बहती हैं, ईस्ट के ओर। और कुछ ही नदियाँ हैं जो कहाँ बहती हैं, हमारी वेस्ट के ओर। तो ये जो है दोनों नदियों के बीच जो है, कुछ जो अरेबियन सागर में गिरती हैं और जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, इन दोनों के बीच में क्या काम करता है, जल विभाजक का भी काम करता है। तो ये कुछ बेसिक जानकारी हो गई किसके बारे में, वेस्टर्न घाट्स के बारे में। अब आप जो ये वेस्टर्न घाट्स हैं, इनको जो है हम कुछ 3 भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं, जिससे कि हमारी जो प्रमुख वहाँ की क्या क्या विशेषताएं हैं वो सारी चीज़ें हम कवर कर लें। तो पहला जो विभाजन हम करते हैं उसको बोलते हैं हम क्या, नॉर्थ सह्याद्री। नॉर्थ सह्याद्री ये कहाँ से है, तो तापी, इसका विस्तार तापी नदी से लगभग मैं बोलूँगा तो गोवा तक के इसका विस्तार है। ठीक, तो इसमें हम देखेंगे क्या क्या विशेषताएं हैं इसमें। तो इसमें जो है इसकी अपर सरफेस जो है, अपर सरफेस या इसकी बाहरी सतह जो है किससे निर्मित है, लावा या फिर
बसाल्ट की चट्टानों के लावा के ठंडे होने से जो है बसाल्ट की चट्टानों का निर्माण हुआ। इसी कारण ये क्षेत्र में हम देखेंगे गुजरात से लेके पूरा इधर तक क्या मिलती है हमको, काली मिट्टी मिलती है। और काली मिट्टी किसके लिए उपजाऊ है आपको पता है, ठीक। उसके बाद इसमें और जो जानने लायक चीज़ें हैं वो ये है कि ये कब बना है, तो ये लावा डिपॉजिट कब हुआ है, लावा का फॉर्मेशन हुआ था क्रिटेशियस काल में। याद रखेंगे, ये सारा चीज़ मैं बता दूंगा, ये कालों का विभाजन कैसा है। क्रिटेशियस पीरियड में जो है निर्माण हुआ है आपका लावा के लावा का। इसके बाद इसमें हमको जो दो चीज़ और ध्यान रखनी है, इसकी हाईएस्ट पीक क्या है, हाईएस्ट पीक या ऊंची चोटी। इसमें हम देखें ऊंची चोटी क्या है, तो पहली है कालसू बाई और दूसरी याद रखना है साल्हेर, ये जो है इसकी। और तीसरी भी अगर रख सकते हैं तो महाबलेश्वर, याद रख लेंगे महाबलेश्वर, ये जो है इसकी प्रमुख चोटियां हैं, है ना। अब ये अपर या नॉर्थ सह्याद्री की बेसिक जानकारी हो गई। नॉर्थ सह्याद्री के बाद जब है हम नीचे आएंगे तो उसको बोलते हैं हम मिडिल सह्याद्री, मिडिल या मध्य सह्याद्री। इसका विस्तार फिर कहाँ से होगा, तो गोवा से लगभग नीलगिरी तक के जो है इसका विस्तार होगा, ठीक। गोवा से नीलगिरी तक इसका विस्तार होगा। और ये जो है इसमें आपको ध्यान रखने लायक जो चीज़ है, इसमें एक तो इसकी सबसे ऊंची चोटी किसे कहा जाता है, कुद्रेमुख को कहा जाता है सबसे ऊंची चोटी। बाबा बूदन पहाड़ी के पास ही ये स्थित है कुद्रेमुख के बाद है पुष्पगिरी पर्वत, ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और यहीं से निकलती कौन सी, हमारी कावेरी नदी, कावेरी रिवर का उद्गम है, ठीक। तो ये हो गया मिडिल सह्याद्री। और इसका विस्तार कहाँ तक के है, नीलगिरी तक के इसका विस्तार है। तो नीलगिरी जानना ज़रूरी है। तो नीलगिरी, ये मान लीजिए ये पॉइंट है, मैप में भी आपको नज़र आ रहा होगा। नीलगिरी जो है एक्ट करता है क्या, एक नॉट की तरह, है ना। नीलगिरी जो है ये एक्ट करता है एक नॉट, एक गठान की तरह, जो कि किसको जोड़ के रखा है, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स को जोड़ के रखा है, ठीक। इसको नीलगिरी क्यों कहा जाता है, तो नीलगिरी के झाड़ यहाँ बहुत पाए जाते हैं, इस कारण इसे क्या कहा जाता है, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। और जो इसमें जानने लायक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी, यहाँ पे क्या हिल स्टेशन है, ये सारी चीज़ें। तो सबसे ऊंची चोटी यहाँ की क्या है, डोडा बेट्टा। ये जो है पूरे के पूरे पेनिनसुलर प्लेट्यू, प्रायद्वीपीय पठार की दूसरी सबसे ऊंची, हाईएस्ट पीक है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है प्रायद्वीपीय पठार की। और इसकी हाइट जो है लगभग 2623 मीटर इसकी हाइट है, याद रखेंगे, डोडा बेट्टा। और इसी के पास जो है यहाँ का फेमस हिल स्टेशन है, जो कि कहाँ पर स्थित है। अच्छा, ये याद रखेंगे, ये जो पूरा का पूरा नीलगिरी है, इसका एक्सटेंशन या विस्तार अगर देखें, नीलगिरी का एक्सटेंशन या विस्तार, तो ये दक्षिण के तीनों प्रमुख राज्यों में विस्तारित है। पहला केरला में भी, तमिलनाडु में भी और कर्नाटक, यहाँ तीनों जगह जो इसका विस्तार दिखता है। डोडा बेट्टा तमिलनाडु में, हिल स्टेशन जो है मैं बता रहा हूँ ऊटी, ये भी कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु में ही स्थित है, ठीक है। ये तीनों राज्यों में जो है विस्तारित है। इसके अलावा जो है ये बायोडाइवर्सिटी रिच क्षेत्र भी है ना, जैव विविधता भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, बायोडाइवर्सिटी। और बायोडाइवर्सिटी रिच होने के कारण जो यहाँ पर एक जो नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया, जैसे हमने देखा था अचानकमार, अमरकंटक अचानकमार के बारे में, वैसे यहाँ पर एक जो बायोडाइवर्सिटी रिच क्षेत्र है उसको जो है नेशनल पार्क बना दिया गया है। क्या बोला जाता है उसको, तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ये भी किसका हिस्सा है, तो नीलगिरी पर्वत श्रृंखला का ही
हिस्सा है, ध्यान रखेंगे। और उसके बाद आते हैं हम कहाँ पर, तो सदर्न सह्याद्री जो सबसे नीचे होगी, दक्षिण सह्याद्री। मैप में देखेंगे आप, इसको थोड़ा जूम करके दिखाया गया है। सदर्न सह्याद्री, सह्याद्री या दक्षिण सह्याद्री, इसका विस्तार कहाँ से, नीलगिरी से नीचे तक, जो मैंने बताया था ये नीलगिरी हो गई, मैप में भी देख सकते हैं। नीलगिरी के बाद अन्नामलाई, अन्नामलाई के बाद नीचे जाएंगे तो क्या है, इलायची की पहाड़ियाँ या कार्डमम हिल्स। उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पर है नागरकोइल। ठीक, ये अन्नामलाई का एक विस्तार ऐसे ईस्टर्न साइड भी जाता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या, अन्नामलाई के बारे में सबसे पहले। तो अन्नामलाई के बारे में, नीलगिरी के बारे में तो हम लोग देख चुके हैं। तो अन्नामलाई में हम लोग देखेंगे, अन्नामलाई में देखेंगे कि इसकी हाईएस्ट पीक क्या है, हाईएस्ट पीक या ऊंची चोटी क्या है। तो इसकी ऊंची चोटी का नाम है अन्नाई या अन्नाईमुडी, अन्नाईमुडी इसकी ऊंची चोटी है। ये है 2695 मीटर, जो कि सबसे हाईएस्ट पीक है पूरे के पूरे दक्षिण के पठार की या फिर पेनिनसुलर प्लेट्यू की सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमुडी। किस पर्वत श्रृंखला की भाग है, तो यह है अन्नामलाई का भाग है। और साथ में मैंने बताया था क्या, यहाँ पे पास है, सॉरी यहाँ पर पास है इन दोनों के बीच में, जिसको क्या कहा जाता है, नीलगिरी, पालघाट गैप कहा जाता है, नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में। इसी के साथ इसका एक एक्सटेंशन इस तरफ भी है, जिसको बोला जाता है पालनी हिल्स, है ना, पलानी या फिर पालनी हिल्स कहा जाता है, या पालनी की पहाड़ियाँ। इसमें जो है कोड़ई कैनाल, कोड़ई कैनाल नाम से जो है आपका एक हिल स्टेशन है, ये भी हिल स्टेशन है, एचएस लिख दे रहा हूँ, हिल स्टेशन है, पालनी की पहाड़ियों का भाग है। ठीक, और ये कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में स्थित है। ये हो गया। इसके बाद आती है कार्डमम की हिल्स और नागरकोइल की हिल्स। तो ये कुछ जो है विभाजन है किसका, आपका वेस्टर्न घाट्स का। अब जो अगले लेक्चर में हम ईस्टर्न घाट्स के बारे में देखेंगे और जो छोटी और कई पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनके बारे में देखेंगे। साथ में जो है प्लेट्यूज, बहुत सारे पठार हैं जो कि आपके मैप में भी देखेंगे, जो दक्कन का पठार दिख रहा है उसमें कई सारे प्लेट्यूज हैं। तो ये सारे प्लेट्यूज और पठारों के बारे में पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि 2-3 लेक्चर में ये पूरा का पोर्शन जो हमारा फिजिकल ज्योग्राफी का है वो कवर हो जाए। अगला चीज़ जो इसके बाद मैं डिस्कस करूंगा वो रॉक सिस्टम के बारे में। तो काफ़ी चीज़ ये पे कौन सा एरा है, क्या है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर क्लियर हो जाएगी। पृथ्वी के निर्माण के बारे में जो कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए जुड़े रहिए, स्टे ट्यून। थैंक यू।